मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में नारी केवल घर की केवल शोभा नहीं, बल्कि समाज की सहनशीलता, ममता, त्याग और सह-अस्तित्व की जीवित प्रतिमूर्ति रही है। यही कारण है कि हमारी यात्राएं तीर्थ से लेकर तट, वन से नगर तक नारी के सम्मान और त्याग की कहानियां लिए हुए चलती है। आज की यह यात्रा भी उसी धरती और उसी संस्कार से शुरू होती है। कथित जातिवाद और नारीवाद का ढिढोरा पीटने वाले मनुस्मृति पर आरोप लगाते हैं कि इसमें समाज को बांटा है। उसकी ये पंक्तियां उन्हें झूठा साबित करती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता रमते हैं। जहां उनका सम्मान नहीं होता, वहां सब कर्म निष्फल रहते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही सांस्कृतिक और त्यागमयी यात्रा पर, शून्य से शिखर तक। इस एपिसोड में हम देखेंगे कैसे एक पारंपरिक परिवेश वाला युवक त्याग और संगठन के रास्ते से गुजरकर अचानक चुनौती के वक्त चुना गया, और उस व्यक्तिगत त्याग, खासकर एक स्त्री के मौन त्याग की वह कहानी जो प्राय छुपी रही, जो समाज अपनी संस्कृति और विरासत को भूल जाता है, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। इतिहास गवाह है, जब भी सभ्यताओं ने अपने मूल्यों को त्यागा, उनका अस्तित्व मिट गया। लेकिन भारत ने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर नया जीवन पाया है। भारतीय राजनीति का वह निर्णायक मोड़, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। चुनावी हलफनामे में उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी जशोदा बेन का उल्लेख किया। यही वह क्षण था जब देश भर के लोगों ने जाना कि नरेंद्र मोदी का विवाह किशोरावस्था में हुआ था। जशोदा बेन एक साधारण, सीधी सादी भारतीय नारी, उनका विवाह मात्र 17 वर्ष की आयु में नरेंद्र से हुआ था। ये निर्णय या परिस्थितियां किसी एक पक्ष की गलती नहीं मानी जानी चाहिए। उस युग की पारिवारिक परंपराएं, संघ या प्रचारक की मांगे और युवक का आंतरिक संकल्प, इन सब का संयोग रहा। जशोदाबेन ने अपने हिस्से का जीवन मर्यादित और गरिमापूर्ण ढंग से बिताया, खुद को सार्वजनिक चर्चा से अलग रखा। इस मौन त्याग को समझना ही मानवता का बड़ा सबक है। नरेंद्र मोदी का विवाह जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से 1968 के आसपास हुआ। वह तब किशोरी थी और मोदी युवा। यह पारंपरिक अरेंज मैरिज की परंपरा थी, परंतु नरेंद्र का मन गृहस्थी में टिकने के बजाय सेवा और आयोजन के मार्ग की ओर खिंचा चला गया। जशोदाबेन का जीवन तभी से अलग पथ पर चल पड़ा। उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में सादगी भरा जीवन अपनाया और वर्षों तक सार्वजनिक जीवन के शोर से दूरी रखी। यहाँ कहानी का मानवीय पक्ष उभरता है। नेतृत्व के पीछे अक्सर किसी और का अदृश्य समर्पण भी होता है। जशोदाबेन का यह जीवन दर्शकों को बताता है कि सार्वजनिक उपलब्धियां निजी त्याग से भी पोषित होती है। आज आधुनिक नारीवाद के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे के लिए कैसे पूरक हो सकते हैं। इसी धरा पर जशोदाबेन जैसी नारी भारतीय स्त्री के स्वाभिमान और सावित्री के सतीत्व को पुनर्जीवित करती है। त्याग, सहनशीलता और धैर्य उनकी पहचान बनते हैं। शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी उनके अस्तित्व और रिश्ते को कभी नहीं भुला सके। दोनों अपने अपने कर्म पथ की ओर अग्रसर रहे, क्योंकि सच्चा धर्म वही है जो कर्म और त्याग से जिया जाए। वो मुझसे ज्यादातर पढ़ाई पूरी करने के बारे में ही बात किया करते थे। शुरुआत में वो मुझसे बात करने में और रसोई के कामों में रुचि दिखाते थे। क्या आप इस रिश्ते का बोझ महसूस करती हैं? खासकर तब जब मीडिया आपसे इस रिश्ते के बारे में पूछती है। क्या आपको सामान्य रहने के निर्देश दिए गए? हम कभी भी संपर्क में नहीं रहे।
और हम सौहार्द से अलग हुए थे। हमारे बीच कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। जो बात सच नहीं है मैं उसे नहीं कहूँगी। उन 3 सालों में हम शायद 3 महीने ही साथ रहे। आज तक उनकी ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ है। क्या आप मोदी से जुड़ी खबरें देखती हैं? मेरे हाथ में जो आता है मैं सब पढ़ती हूँ। मैं हर अखबार के लेख पढ़ती हूँ और टीवी पर समाचार देखती हूँ। उनके बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। अगर वो अगले प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली चले जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास वापस जाएंगी? क्या उनसे मिलने की कोशिश करेंगी? मैं उनसे मिलने कभी नहीं गई और हम कभी संपर्क में नहीं रहे। मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी कॉल करेंगे। मैं उन्हें किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं कामना करती हूँ कि वो जो भी करे उसमें तरक्की करे। मुझे मालूम है कि वो एक दिन पीएम बनेंगे। जो समाज अन्याय को चुपचाप सह लेता है, इतिहास उसकी पहचान मिटा देता है। साल 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत पर अचानक हमला किया। ये केवल हवाई ठिकानों पर हमला नहीं था, ये न्याय और मानवता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वर्षों से अत्याचार और उपेक्षा झेल रहा था। भाषा आंदोलन से लेकर राजनीतिक अधिकारों तक हर आवाज को दबा दिया गया। लेकिन जब पीड़ा असहनीय हो जाती है तब वह स्वतंत्रता की आग बन जाती है। भारत शांति का उपासक रहा है, लेकिन जब करोड़ों शरणार्थी सीमा पर आए, जब लाखों निर्दोषों का कत्लेआम हुआ, भारत खामोश कैसे रहता? 3 दिसंबर को युद्ध छिड़ा। केवल 13 दिन और भारतीय सैनिकों ने साहस की अमर गाथा लिख दी। दिसंबर 1971 ढाका का ऐतिहासिक दिन। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का यह समर्पण विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसी क्षण जन्म हुआ बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का। 1971 का युद्ध हमें याद दिलाता है, भारत केवल अपनी सीमाओं के लिए नहीं लड़ता, वह लड़ता है सत्य, करुणा और न्याय की रक्षा के लिए। यही भारत की आत्मा है और यही वह प्रेरणा है जो हमें शून्य से शिखर तक ले जाती है। बारह जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। सत्ता की कुर्सी डगमगाई और 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया। कारण बताया गया आंतरिक अशांति, पर असली वजह थी सत्ता से चिपके रहने की भूख। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर
प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया, जिनसे हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री NN मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और देशभक्त हैं और वे आपातकाल लगते ही लोकतंत्र की सांसें घुट झांसेबाजी में नहीं गईं। प्रेस आएंगे। पर सेंसरशिप, फिर नागरिक अधिकारों का हनन और 1 लाख से ज्यादा पत्रकारों, छात्रों और विपक्षी नेताओं को जेलों में ठूंस दिया गया। सड़कें, गलियां और गांव भय के साए में डूब गए। इसी अंधकारमय कालखंड में एक नौजवान कार्यकर्ता भूमिगत होकर संघर्ष कर रहा था। नाम था नरेंद्र मोदी। सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर विपक्षी नेताओं और RSS कार्यकर्ताओं को संदेश पहुंचाने, मीटिंग आयोजित करने और संगठन को जीवित रखने का काम किया। सरकार की नजरें हर जगह थी, पर मोदी जैसे युवाओं की दृढ़ता और साहस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ढाल बन गए। इतिहास गवाह है, आपातकाल के दौरान अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य की लौ बुझाई नहीं जा सकती। इसी अंधेरे में मोदी जैसे असंख्य युवाओं ने सीखा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल किताबों से नहीं, बल्कि त्याग, साहस और संगठन से होती है। RSS स्वयंसेवक, जनसंघ और विपक्षी नेताओं ने लोकतंत्र की मशाल को जिंदा रखा। जयप्रकाश नारायण की पुकार, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का संघर्ष और मोदी जैसे हजारों अनाम कार्यकर्ताओं का त्याग, यही वो शक्ति थी जिसने 21 मार्च 1977 को आपातकाल का ताला तोड़ दिया। जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। आपातकाल केवल सत्ता संघर्ष की कहानी नहीं, यह उस पीढ़ी का स्मरण है जिसने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मशाल को अपने खून पसीने से जलाए रखा। नरेंद्र मोदी जैसे युवाओं का त्याग हमें यह बताता है कि जब अंधकार घना हो, तब भी एक छोटा दीपक पूरी दिशा बदल सकता है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। एक 1980 के दशक के अंत और 1990 का आरंभ। भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर थी। राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश में जन जागरण का विषय बन चुका था। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े अभियान की शुरुआत की, आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या की ओर निकली यह रथ यात्रा सिर्फ धार्मिक विश्वास का प्रतीक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव और राजनीतिक जागरण की पुकार थी। हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में लाखों लोग उमड़ पड़े। हजारों किलोमीटर का ये सफर भारतीय राजनीति में निर्णायक क्षण था। परंतु इस यात्रा के पीछे जो संगठन और प्रबंधन था, उसमें अहम भूमिका निभाई एक युवा संगठनकर्ता ने, नरेंद्र मोदी। गुजरात में आडवाणी की रथ यात्रा का पूरा संचालन मोदी के जिम्मे था। जन समूह को व्यवस्थित करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना,
मोदी ने हर पहलू को कुशलता से संभाला। यहीं से मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। जब देश की आस्था है कि ये जन्म स्थान है, तो फिर हमको कहने का पूरा हक है कि जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मेरे मुसलमान भाई बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसको उठाकर 60 किलोमीटर दूर रख देंगे, अपने पैसे से अच्छी मस्जिद बना करके देंगे। लेकिन जहाँ पर जिस स्थान पर राम का जन्म हुआ, वहाँ पर तो हिंदुस्तान का हिंदू चाहता है एक भव्य मंदिर बने और उससे किसी को बाधा नहीं बनना चाहिए। रथ यात्रा ने भाजपा को नई ऊर्जा दी, लेकिन यह मोदी की यात्रा का अंत नहीं था। सिर्फ एक साल बाद 1991 में डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का संदेश लेकर, और इसमें भी नरेंद्र मोदी संगठन के सूत्रधार बने। लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा फहराने का साहसिक लक्ष्य असंभव सा लग रहा था। कश्मीर घाटी में आतंकवाद अपनी चरम पर था और देश में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त। लेकिन मोदी जैसे जुझारू कार्यकर्ताओं ने हर बाधा पार कर यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया तो वह केवल एक झंडा नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष था। अडवाणी की रथ यात्रा और जोशी की एकता यात्रा दोनों ने ही मोदी को संगठनात्मक कौशल का अभ्यास कराया, नेतृत्व का मंच दिया और जनता के बीच उन्हें एक दृढ़ संकल्पित कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया। यहीं से उनकी यात्रा आगे बढ़ी, राजनीति के उस मार्ग पर जहां शून्य से शिखर तक की कहानी लिखी जानी थी। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। उन्नीस 1987 का अहमदाबाद नगर निगम चुनाव भाजपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने संगठन की कमान संभालते हुए भाजपा को गुजरात के हर गांव और शहर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। 1990 में जब विधानसभा चुनाव हुए, तब कांग्रेस का गढ़ हिल चुका था। भाजपा, जो कभी राजनीति में हाशिए पर मानी जाती थी, अब कांग्रेस के बराबर खड़ी थी। लेकिन असली झटका कांग्रेस को 1995 में लगा, जब भाजपा ने गुजरात विधानसभा में 121 सीटें जीत ली। ये परिणाम अप्रत्याशित था और इसके पीछे एक बड़ा कारण था नरेंद्र मोदी की रणनीतिक सोच, उनका संगठन कौशल और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए जुनून से भर देना।
इस जीत ने भाजपा को गुजरात की सत्ता के केंद्र में पहुंचा दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अब भी पर्दे के पीछे एक संगठन करता थे। वह न तो मंत्री थे और न ही मुख्यमंत्री, लेकिन भाजपा का हर कार्यकर्ता जानता था इस विजय के सूत्रधार नरेंद्र मोदी ही हैं। अब तक मोदी ने यह साबित कर दिया था कि वह केवल चुनाव प्रबंधन ही नहीं जानते, बल्कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को राष्ट्रहित में बदलने की क्षमता रखते हैं। और यही क्षमता आगे चलकर उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाने वाली थी। लेकिन साथियों, इतिहास केवल जीत और उपलब्धियों से नहीं लिखा जाता, उसमें संघर्ष और विवादों के पन्ने भी होते हैं। गुजरात की धरती पर आने वाले वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्होंने न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया। – 2002 का गोधरा कांड, बिल्किस बानो केस, इशरत जहां एनकाउंटर, ये वे अध्याय थे जिनमें नरेंद्र मोदी को कठोरतम आलोचना, विदेशी मीडिया की नकारात्मक छवि और राजनीतिक विरोधियों की गहरी साजिशों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल कायम रहा, क्या नरेंद्र मोदी इन तूफानों को पार कर पाएंगे? दोस्तों, यह जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ अगले एपिसोड में, जहां हम उजागर करेंगे उन घटनाओं की सच्चाई जिन्होंने मोदी को और मजबूत बनाया। गोधरा से उठी आग, बिल्किस बानो की कहानी और इशरत जहां का सच। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल एको नाउ को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में बताइए, क्योंकि यह सफर है शून्य से शिखर तक। जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपना।